आप कंपटीशन किससे लगाते हो? हम शर्मा जी के बेटे की बात करते हो, शर्मा जी का बेटा हमसे आगे होता है तो उससे कंपटीशन लगाते हैं, इससे नहीं जो हमसे पीछे है। हम पाकिस्तान से कंपटीशन लगाएंगे, हम चाइना से कंपटीशन लगाएंगे, हमसे जो 10 कदम आगे चढ़ के बढ़ा हुआ है हम उससे कंपटीशन लगाएंगे तो ही तो हम लाभ करेंगे ना, तो ही तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हम उसी को दबाने में पड़े लेंगे जिसको हम 10 बार दबा चुके हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? हम उसके लेवल पर कल को पहुँच जाएंगे। पिछले साल जिस एग्जाम में 720 मार्क्स आता है, इस बार के एग्जाम को एक्सपर्ट कहते हैं कि मॉडरेट लेवल था। मॉडरेट लेवल मतलब टफ क्वेश्चन भी होंगे, ईजी भी होंगे, ऐसा नहीं होगा 720 आएगा, 716 आने चाहिए। तो 720 सीधे 67 लोग ले आते थे। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि 718 कैसा रहा, जिस एग्जाम में -4 मार्किंग है वहाँ अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आप 715 रहोगे, और नहीं तो एक छोड़ के आते हो 716 रहोगे। ये 718 719 क्या है? ये वही है जो जितना ज़्यादा चंदा चढ़ाएगा, जितना प्रसाद खिलाएगा, उसको उतना अच्छा सीट मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि 4 तारीख को रिज़ल्ट आए थे इलेक्शन के, उसी के साथ 4 तारीख को नीट के परीक्षा के रिज़ल्ट भी आए थे। हम सब जानते हैं कि उस परीक्षा में कितनी धांधली हुई थी। पिछले साल कुल मिलाकर सिर्फ 2 बच्चों को 720 में से 720 अंक प्राप्त हुए थे, इस बार 67 बच्चों को वो अंक प्राप्त हुए हैं। और उसके साथ क्या है कि मतलब जो एजेंसी जो एग्ज़ाम करवाती है, NTA जिसका नाम, उसमें इतनी सारी धांधलियाँ होती है। वो उससे बनाया किस लिए गया था उसका, क्योंकि पहले क्या होता था कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते थे वो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स करवाते थे। उसका काम ये था कि सबको एक साथ ले आना और उसके थ्रू जो है एग्ज़ाम को अच्छे से कंडक्ट करवाना। पर हम क्या देख रहे हैं कि NTA के आने के बाद मतलब कि जो सिस्टम है पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। आप देखते जैसे कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, वो ये उम्मीद करता है कि मैंने अगर मेहनत की है तो मेरे साथ धोखेबाजी ना हो। पर हम ये आज देख रहे हैं कि किस तरीके से इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैंने पिछले साल CUET की परीक्षा दी थी, मैंने एग्ज़ाम दिया, मुझे कुछ नंबर आए। उसके ऊपर से ये लोग क्या करते हैं, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट डाला है नॉर्मलाइजेशन का। मतलब अगर कोई सेट अगर हार्ड है तो उसमें से उसके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, और किसी का सेट आसान है तो उसके नंबर घटा दिए जाएंगे। पर ये तो उसकी किस्मत पर निर्भर करता है कि अगर उसे एक आसान पेपर मिलता है या मुश्किल पेपर मिलता है। तो मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम किसी बच्चे की मेहनत के ऊपर निर्भर करना चाहिए था, वो उसकी किस्मत के ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरीके से हम कैसे कह सकते हैं कि हम समाज में एक समानता आ सकती है? हमारा एक बच्चा तैयारी कितनी मेहनत के साथ करता है, वो लोग सालों तैयारी करते हैं कि उनका भविष्य अच्छा बन पाए, पर आपकी एक चूक के कारण उनका भविष्य तबाह हो जाता है। और आपको इतने शर्म भी नहीं आता कि आप उनके सामने आकर माफ़ी मांगे। आज क्या चल रहा है, लोग सब अभी भी इलेक्शन के पीछे भाग रहे हैं। हमारा मुद्दा अभी भी जो है वो कोई सुन नहीं रहा है। उसके ऊपर से जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर आप देखिए उनमें पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक हो जाए तो बच्चे जो मेहनत करते हैं, आपने देखा होगा कि पिछले साल जो UP कांस्टेबल के जो परीक्षा हुई थी उसमें 50 लाख लोग लगभग बच्चे आए। मतलब समझिए ऐसी स्थिति आ चुकी है कि 50 लाख लोग जो हैं वो UP कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर, उसमें PhD भी है, उसमें MA भी है। तो मतलब समझ लीजिए कि शिक्षा की स्थिति कितनी जर्जर हो चुकी है। यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। यहाँ पर भी आप समझ लीजिए कि ये माना जाता है कि भारत का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, पर फिर भी इसमें इतनी सारी खामियाँ हैं। उन खामियों को मैं मतलब समझ लीजिए कि आप जैसे कि क्लास में AC नहीं चलता भी, जैसे कि गर्मी इतनी पड़ती है, 50 डिग्री का तापमान है, उसमें भी हमारे साथ क्या होता है कि हम इस गर्मी में आते हैं क्लास करने। हमारा आपने AC लगाए हुए हैं तो हमारे लिए AC आप चलाते भी नहीं हैं। उसके साथ दूसरी बात यह है कि आपकी मेहनत निर्भर नहीं करती है कि आप आगे जाइए या नहीं जाइए। आपके पॉलिटिकल थॉट्स जो हैं, मतलब कि आपकी विचारधारा क्या है, उस पर ये निर्भर करता है कि आपको आगे क्या आपको पोजीशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपका भविष्य आपके पॉलिटिकल लॉयल्टी के ऊपर निर्भर करता है कि आप किसी अगर एक विचारधारा या एक पार्टी का समर्थन करते हैं तो कल जाकर आप प्रिंसिपल या VC भी बन सकते हैं। किसी के नॉलेज की किसी को कोई परवाह नहीं है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट भी होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं वो मतलब कि चाटुकारिता करके वो बन जाते हैं प्रोफेसर। आजकल क्या हो रहा है कि मतलब समझिए 22 साल की उम्र में किसी को आप प्रोफेसर की तौर पर नियुक्त कर देते हैं। या तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर वो कैलिबर होना चाहिए कि वो 22 साल के अंदर वो प्रोफेसर बन गया है। नहीं तो फिर वो एक ही इंडिकेशन है, वो ये है कि उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपनी लॉयल्टी दी है, जिसके कारण उसे वो पोजीशन मिल गई है। अच्छा, आप रुकिएगा, मैं आपके पास आता हूँ।
ये एनटीए का जो अभी करप्शन हुआ, जिस तरह फ्रॉड हुआ, आपको क्या लग रहा है गलती कहाँ हुई है एनटीए वाले से नीट के रिजल्ट को लेकर? देखिए, एक ही सेंटर से 11 लोगों का 720 मार्क्स ले आ देना, ऐसा तो होता नहीं है एक ही सेंटर पे आइंस्टाइन सब भरे होंगे, ये तो होता नहीं है। पिछले साल जिस एग्ज़ाम में 720 मार्क्स आता है, इस बार के एग्ज़ाम को एक्सपर्ट कहते हैं कि मॉडरेट लेवल था। मॉडरेट लेवल मतलब टफ क्वेश्चन भी होंगे, इजी भी होंगे, ऐसा नहीं होगा 720 आएगा, 716 आने चाहिए। तो 720 सीधे 67 लोग ले आ देते हैं। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि 718 कैसा रहा, जिस एग्जाम में -4 मार्किंग है, वहाँ अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आप 715 रहोगे, और नहीं तो एक छोड़ के आते हो 716 रहोगे। ये 718 719 क्या है? ये वही है, जो जितना ज़्यादा चंदा चढ़ाएगा, जितना ज़्यादा प्रसाद खिलाएगा, उसको उतना अच्छा सीट मिल जाएगा। तो अब तो ये बात है ना कि भाई 67 लोग जो हैं वो 720 ला रहे हैं, मतलब सब लोग 720 लाने के बावजूद एम्स नहीं आएंगे। और एम्स क्या होता है? हर बच्चे का सपना होता है, हर दूसरा इंसान जो डॉक्टर बनना चाहता है वो चाहता है हम एम्स आएंगे, लेकिन वो एम्स नहीं पहुंच पा रहा है 720 लाने के बावजूद। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा बच्चा जो पैसा खिलवाया था, पैरवी कराया था, जो कि पहुंच जा रहा है। तो सबसे बड़ी धांधली तो ये, और ये धांधली कब हुई? जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आ रहा था। मतलब बताओ, रिजल्ट आया नहीं और इनकी धांधली शुरू हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं, ये तो ट्रेलर है, मूवी अभी पूरी बाकी है, ठीक है। उसके बाद अभी जेई, अभी अगले साल का क्या होना है वो हमें नहीं मालूम। सीयूटी का रिजल्ट आने वाला है, वो भी एनटीए आएगा, वो भी भगवान भरोसे है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपने पूछा कि मतलब हमारी क्या उम्मीद है इस सरकार से, तो पहली बात ये है कि यार ये सरकार जो है ना 2 साल से पाकिस्तान बहुत की है, लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं कि आप कंपटीशन किससे लगाते हो? हम शर्मा जी के बेटे की बात करते हैं, शर्मा जी का बेटा हमसे आगे होता है तो उससे कंपटीशन लगाते हैं, इससे नहीं जो हमसे पीछे हैं। हम पाकिस्तान से कंपटीशन लगाएंगे, हम चाइना से कंपटीशन लगाएंगे, हमसे जो 10 कदम आगे चढ़ के बढ़ा हुआ है, हम उससे कंपटीशन लगाएंगे, तो ही तो हम लाभ करेंगे ना, तो ही तो हम आगे बढ़ेंगे। हम उसी को दबाने में पड़े लेंगे जिसको हम 10 बार दबा चुके हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? हम उसके लेवल पे कल को पहुंच जाएंगे। उस पाकिस्तान को, जिसको हमने 2 बार एक बार हमने काट दिया था बीच से, हम उसी को बैठ के हम कंपटीशन लगा रहे हैं, तो हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? हम उस चाइना से कंपटीशन लगाएं, और उससे कंपटीशन तभी होगा। राम बहुत इज्जत प्रिय हैं, हम उनके भक्त हैं, हम उन्हें दिल से मानते हैं, लेकिन राम दिल में होने चाहिए, मतलब हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, और हाथ में हमारे टूल्स होने चाहिए, हाथ में हमारे रोजगार होना चाहिए। ये नहीं कि साला दिल में भी राम है, हाथ में मंजीरा, हाथ में ढोल है, तब कंपटीशन क्या लगाओगे? तुम तो वहीं रह जाओगे। मंदिर से पैसा नहीं मिलेगा, मंदिर में पैसा डालना पड़ता है, मंदिर से तुमको पैसा नहीं मिलेगा। और जीडीपी तुम लोग बड़ा कहते हो, हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। पर कैपिटा इनकम नाम की एक चीज़ होती है, हम कितना पीछे हैं पर कैपिटा इनकम। मैं आपको बता दूं लेमैन्स लैंग्वेज में कि मतलब आपके पास अभी जेब में कितना है, ये नहीं कि कंट्री के पास कितना पैसा है, आपके पास कितना है। आपके पास अगर 10 रुपए हैं अभी जेब में, तो वो मैटर नहीं करेगा। ये मैटर नहीं करना है कंट्री के पास 10 लाख करोड़ पड़ा है, 1 ट्रिलियन है, 3 ट्रिलियन है, ये सब मतलब नहीं करेगा। आपके पास कितने पैसे, उसमें अगर कंपेयर करें तो चाइना के एक इंसान के पास हमारे से बहुत ज़्यादा डॉलर्स हैं। तो ये दिखाते हैं कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी हमारे बीच में, और हम क्या कर रहे हैं? हम बैठ के मंदिर मस्जिद की बात में फंसे हुए हैं, और वो हमसे आगे निकला जा रहा है। चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता था, हम उससे आगे होते थे 70 में, हमसे क्यों आगे निकल गया वो? इतना आगे क्यों ना गया? हम अभी तक जाग क्यों नहीं रहे? हम उससे कंपटीशन क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें मंदिर मस्जिद से हमें वही नहीं है यार, छुटकारा ही नहीं है कि हम क्या करेंगे। तो सरकार जो थी, हम लीडर क्यों चूज़ करते हैं? वो हमारी मेंटालिटी को सेट करती है, वो ये दिखाती है कि लोगों की मानसिक स्थिति कैसी है। लोग मंदिर मस्जिद को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, या पैसा कमाने को, या अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने को तवज्जो देते हैं। तो मेरी यही उम्मीद है, सरकार जिसकी बने, प्लीज़ इस सब चीज़ को प्लीज़ आप कम करिए। आप कहते हो विश्व गुरु बनाने, तो सही मुद्दों में बना के दिखाइए। वॉर रुकवा देना, ये सब कराने से हम विश्व गुरु नहीं बनेंगे। वॉर तो अब रुकवा भी नहीं पाए, झूठ क्यों बोलते हो इतना? तो पहली बात तो झूठ बोलना बंद करो अपने ही लोगों से, खुद से आप पहली बात झूठ बोलना बंद करो। वॉर रुकवा देना, ये सब प्रोपेगेंडा से कुछ नहीं होगा। वॉर मत रुकवाओ, तुम शांति का संदेश पहुंचा दो कम से कम। और कुछ नहीं करना है ना, तो कम से कम यार अपने लोगों का भला कर दो। अपने लोगों का जितने भला करोगे, जीडीपी क्या नंबर 1 बन जाएगी। यूएसए को जाके देख लो। अच्छा, जैसे एज ए स्टूडेंट के हैसियत से जिस तरह से नीट का एग्ज़ाम आया, रिजल्ट आया, कोटा में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, तो आप स्टूडेंट की हैसियत से क्या आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम को फिर से करानी चाहिए? एकदम होना चाहिए। जब आप पॉलिटिकल मायनों में अगर हम बात करें, इलेक्शन में अगर किसी को सरकार नहीं मिलती और री इलेक्शन होता है, आप री एग्ज़ाम नहीं कर सकते हो। सीट किसी बच्चे की चली जा रही हो, अपनी जान दे रहा है जाके, आप बात करते हो कश्मीर के लिए जान दे देंगे। जो बच्चा अपनी सीट के लिए बेचारा जान दे रहा है, उसके आप री इलेक्शन नहीं कर सकते, री एग्ज़ाम नहीं करोगे। तो ये क्या दिखाता है? मतलब आप चाहते हो कि हमारी सीट बची रहे, भले हमारा बर्बाद हो जाए हमारा भविष्य। एक ऐसा डॉक्टर आ जाए जो कि
रफाड़िया होगा जो पैसे से अपनी सीट पाया है, और एक ऐसा डॉक्टर जो बन सकता था वो बेचारा फांसी के फंदे पे लटक जा रहा है। तो ये क्या दिखाता है कि मतलब हम पढ़ाई को हम तवज्जो नहीं देते, हम इसको कहते हैं पैसा जो पढ़ा देगा हम उसको सीट दे देंगे और बाकी हमारी सरकार बची रहनी चाहिए। तो ऐसा अगर होगा ना तो बहुत दुख होता है। मैं चाहता हूँ भारत नंबर 1 पे आए, लेकिन मुझे नहीं लगता इस रवैये से हम नंबर 1 पे पहुँचेंगे। तो आपको लग रहा है कि एनटीए ने फ्रॉड किया है, धोखा किया एनटीए ने, जिसे कि एनटीए को जब लीगल नोटिस दिया गया तो उसने कहा कि नहीं हमने ग्रेसी नंबर होता है कुछ, हमने वो किया है, वो नंबर दिया। ग्रेस नंबर किस बेसिस पे दिया है? जो इंसान लेट पहुंचा है। ऐसा तो हम भी 1 घंटा लेट पहुंचे एग्जाम सेंटर पे, हमको भी 10 नंबर मिल जाएगा। ये कौन सा आपका मतलब चीज़ है? ये कौन सा सिस्टम है? नॉर्मलाइजेशन सीयूटी में आज तक मैंने सुना था, उसमें मतलब ऐसे नंबर आते थे, लेकिन ग्रेस नंबर नीट में आ जाना इतिहास में पहली बात हुआ है ये, ठीक है, ये पहली बार हुआ है हमारे इतिहास में पूरा, और अब हो रहा है तो ये तो दिखाता है धांधली सीधे सीधे है। राहुल गांधी अभी क्या कह रहे हैं? स्टॉक मार्केट क्रैश जो हुआ है सबसे बड़ा ये स्कैम अभी का है, जिसको न्यूज़ मीडिया नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि यही तो थे जो 400 बार कह रहे थे। आया 400 बार? 250 तो पार इनसे हुआ नहीं, 400 की बात कर रहे हैं बैठ करके, तो उसको कोई नहीं दिखाएगा। राहुल गांधी को पप्पू जरूर बोल देंगे। राहुल गांधी पप्पू है कि ये पप्पू है? टेलीप्रॉम्प्टर इनका फेल है तो इनको बोलना नहीं आता है। किस बेसिस पे आंटी, किस बेसिस पे आप बोलिए है ना? तो राहुल ठीक है यार, सभी पप्पू हैं, हम तो मानते हैं सब पप्पू हैं, कोई ऐसा परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। नेहरू भी परफेक्ट नहीं थे, ना अभी कोई परफेक्ट था। हम परफेक्टिज्म की हम बात ही नहीं करते हैं। हम ये बात करते हैं यार कि जो जनता के मुद्दे को आगे सही से रखे, हमारे ग्रोथ की बात करे, ठीक है, तो हम उन्हें ही करेंगे। और मुझे बहुत दुख होता है ऐसे युवाओं को देख करके जो अपना ऐसा बायस व्यू पॉइंट बना देते हैं। एक अच्छी डेमोक्रेसी के यही मैटर करता है कि यार सबका अनबायस व्यू होना चाहिए। जो गलत कर रहा है आप उस पर खुल के बोलो, जो सही कर रहा है आप खुल के उसको करो, ठीक है। तो ऐसे लोग बहुत दया आती है जो अपना एक ही तरह का है, भैया कुत्ता भी अगर खड़ा कर दोगे विधायकी के तो भी हम तुम्ही को वोट देंगे, ऐसे खुल के लोगों ने वीडियो अपने बोले हैं। तो ऐसी स्थिति में ना तब तो ये अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी ठकेसर खाजा चल रहा है, तो हम उसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जैसे कुछ युवा होंगे कल को मेरे को धमकी दे सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, कुछ समय बाद शायद ये लॉ बुझ भी जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आगे बढ़े। तो हम ऐसा नहीं कि एक व्यू है, अगर ये कोई दूसरी सरकार आएगी हम उसे भी क्वेश्चन करेंगे। जो सरकार हमारे लिए काम नहीं करेगी हम उसे उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि वो सरकार बनाने लायक नहीं है।